हेलो स्टूडेंट, चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने कंप्लीट कर दिया था ओपियोइड और कैनाबिनॉइड ड्रग्स के बारे में। ओपियोइड ड्रग्स का सोर्स था ओपियम कॉफी प्लांट, जिसको हम बोलते हैं पेपावर सोमनिफेरम, अफीम का प्लांट, जिसके अनराइपन फ्रूट पर कट लगाकर जो लेटेक्स बनता है, उस लेटेक्स से बनाई जाती है मॉर्फिन, और मॉर्फिन की डाइएसिटाइलेशन से बनती है हेरोइन या स्मैक, जिसका हमारे नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट होता है। सेकेंड था कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड ड्रग्स कैनबिस सटाइवा प्लांट से ऑब्टेन होती हैं, जो कि लीव्स ऑफ फ्लावर्स इन सब क्रश करके बनाई जाती है। इनका इफेक्ट ब्रेन और सीएनएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन पर होता है, और इनसे बनाई जाने वाली ड्रग्स चरस, गांजा, हसीस, मैरिजुआना ये सब होती है। ठीक है, उसके बाद अगला है कोकेन। क्रैक बोलते हैं कोकेन को, और कोकेन ऑब्टेन होती है प्लांट एरिथ्रोजाइलोम कोका। कोकेन एक न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर ड्रग है, जिसका मतलब ये होता है कि दो नर्व सेल्स के बीच जो केमिकल सिग्नलिंग होती है सिनेप्स में, उसको अफेक्ट करते हैं कोकेन। कोकेन ड्रग को अब्यूज किया जाता है एथलीट और प्लेयर्स के द्वारा अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के सिक्रीशन को कम या बंद कर देती है। ठीक है, इसका इफेक्ट हमारे नर्व सेल और नर्वस सिस्टम पर होता है। सोर्स प्लांट मैंने आपको बता ही दिया। हेलुसिनोजन ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि यूफोरिया की कंडीशन जनरेट करते हैं। यूफोरिया का मतलब क्या होता है? अनरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में फील करना या सोचना, ऐसी चीजों के बारे में जो रियल नहीं है, हेलुसिनेशन होता है। और हेलुसिनोजन बैक्टीरिया है जो कि यूफोरिया की कंडीशन करती है। यूफोरिया का मतलब होता है फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, फीलिंग अबाउट अनरियलिस्टिक थिंग्स। इन ड्रग्स को ले लेते हैं। इन सभी ड्रग्स के हार्मफुल इफेक्ट हैं हमारी बॉडी पर जब वो ज़्यादा डोज में और रेगुलर डोज में ली जाती है। ठीक है, मतलब नॉर्मल कंसंट्रेशन या स्मॉल कंसंट्रेशन में जब इनको लिया जाता है तो ये बॉडी पर मेडिसिनल इफेक्ट तो करती है, लेकिन जब हाई डोज में लिया जाएगा तो एडिक्शन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद टबैको एंड अल्कोहल। टबैको प्लांट के लीफ और स्टेम को क्रश करके बनाया जाता है। प्लांट का नाम है निकोसियाना टबैकम। निकोसियाना टबैकम, जिससे फ्लावर, लीफ या स्टेम को क्रश करके टबैको को स्मोक किया जाता है या फिर ओरली लिया जाता है, जिससे कि धीरे धीरे टबैको के लीफ या स्टेम का एक्सट्रैक्ट बॉडी में जाता रहता है। उससे बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। स्मोकिंग से निकोटीन रिलीज होता है, जो कि एक कार्सिनोजन है, मैंने आपको बताया था। टबैको स्मोकिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी ब्लड में बढ़ती है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बॉडी के अंदर। अल्कोहल यीस्ट से फर्मेंटेशन से बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है। अल्कोहल का यूज रेगुलर यूज करने से एडिक्शन होता है, पर डिपेंडेंस इंक्रीज हो जाती है, और ये भी
बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट शो करता है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, चांसेस ऑफ ब्लड वेसल ब्लॉकेज, ये सारी बढ़ती है। उसके बाद है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन का मतलब तो ये होता है कि किसी भी ड्रग के रेगुलर यूज से अगर उस ड्रग के एब्सेंस में बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग ही ना हो पाए तो उसको हम बोलते हैं एडिक्शन। और डिपेंडेंस का मतलब ये है कि बॉडी को नॉर्मली सर्वाइव करने के लिए अगर उस ड्रग के लार्ज अमाउंट के स्मॉल अमाउंट की जरूरत कंपल्सरी हो जाए बॉडी के लिए तो वो शो करती है डिपेंडेंस। ठीक है। उसके बाद सिरोसिस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। सिरोसिस का मतलब ये होता है एल्कोहल कंजम्पशन करने वाले इंडिविजुअल के अंदर लीवर में फैट डिपॉजिट होने लगता है, जिससे लीवर का साइज इंक्रीज होने लगता है, वेट इंक्रीज होने लगता है और फंक्शनिंग की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होने लगती है। इसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का मतलब ये है कि एक्सेसिव टबैको स्मोकिंग से ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है एड्रेनल ग्लैंड में, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, सीजनिंग बॉडी के अंदर, बॉडी पार्ट के अंदर होने लगती है। इन सभी इफेक्ट, ये सभी इफेक्ट होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है। उसके बाद ड्रग एडिक्शन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ड्रग एडिक्शन की इंडिया में भी और बाहर के कंट्रीज में भी यूथ में है। इसके पीछे एक बड़ा सोर्स है, क्योंकि यूथ में एक एक्सपेरिमेंटेशन की जो चाह होती है कि हर एक चीज को टेस्ट करके देखना, हर एक नई चीज के बारे में जानना, जानने के लिए क्यूरियस होना, ये सारी जो चीजें होती हैं वो यूथ को ड्रग लेने वालों के कांटेक्ट में लाती हैं और ड्रग्स लेने वालों के कांटेक्ट में आने से वो स्मॉल अमाउंट लेने लगते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पर और धीरे धीरे वो उससे एडिक्ट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल इफेक्ट ड्रग्स का है वो इंडिया में पंजाब में है, जहाँ पर हिडन टेररिज्म के नाम पर पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत सारे ड्रग्स सप्लाई की जाती हैं पंजाब के अंदर, और वहाँ पर यूथ को बहुत बड़ी एक एडिक्शन हो जाती है ड्रग्स को लेने की, जिससे वो वापस से बाहर नहीं हो पाते और उनको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जिनमें एडिक्शन और डिपेंडेंस क्रिएट है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में एक विड्रॉल सिंड्रोम भी है। विड्रॉल सिंड्रोम का मतलब ये है कि अगर किसी ड्रग की रेगुलर डोज ना दी जाए तो उस ड्रग एडिक्ट पर्सन की बॉडी में ऐसे सिम्टम्स जनरेट होते हैं कि वो की बॉडी नॉर्मली सर्वाइव कर ही नहीं पाती उस ड्रग के एक्शन में। मतलब उस ड्रग की डोज को अगर विथड्रॉ कर लिया जाए तो उस इंडिविजुअल के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो यूथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन और क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। एक पहले टेस्ट करने के उसको वो यूज करते हैं और धीरे धीरे उससे एडिक्ट हो जाते हैं। तो आप भी ऐसे लोगों से बचें जो इस बारे में डिस्कस करते हैं, ऐसे लोगों जिनके दोस्त इस तरह के हैं जो किसी टाइप के ड्रग, टबैको स्मोकिंग या एल्कोहल को कंज्यूम करने वाले होते हैं। आपको उनसे बच के रहना चाहिए, क्योंकि कब आप उसका टेस्ट कर लेंगे, कब उसकी एडिक्शन हो जाएगी, ये सब आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि इन ड्रग्स को लेने पर पहले शुरुआत में जब लेते हैं तो बॉडी को बहुत हल्का फील होता है, बॉडी को आनंद फील होता है, सारा स्ट्रेस बिल्कुल रिमूव हो जाता है। लेकिन आपको फिर भी ये ड्रग्स कभी भी यूज करनी नहीं चाहिए, टेस्ट करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनका एडिक्शन इस तरह का होता है कि अगर एक बार इसकी हाई डोज लेना स्टार्ट कर दिया आपने तो उस पर डिपेंडेंस बढ़ जाएगी, और डिपेंडेंस बढ़ जाएगी तो आपको बाद में उसके बिना सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो विड्रॉल के बारे में समझते हैं आप। इफेक्ट्स एंड ड्रग्स ऑफ
अंदर ड्रग एडिक्शन से बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जिसमें सेक्स हार्मोन के लेवल चेंज होना भी एक सबसे बड़ा इफेक्ट है। एबनॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल या एबनॉर्मल एस्ट्रोजन लेवल बनने लग जाते हैं, गैमेट्स का प्रोडक्शन भी कम हो सकता है, ज़्यादा गुस्सा आना स्टार्ट हो जाए, या फिर सोसाइटी में किस तरह से बिहेव करते हैं वो बिहेवियर चेंज हो जाए, ये सारे इफेक्ट आते हैं मेल और फीमेल में। ठीक है, यूथ में जो ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा क्यों बढ़ी है इंडिया में, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, और सबसे बड़ा रीज़न है जिसको आप फील करते हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। और कंपटीशन इंक्रीज होने का मतलब ये कि किसी भी फील्ड में भले कोई एजुकेशन की फील्ड हो, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उस क्लास की बात हो या जूनियर क्लास की बात हो, सभी स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल एक नहीं होता है। पहली बात, अगर सभी स्टूडेंट्स का मेंटल लेवल अलग अलग है और उन सभी को एक ही टारगेट अचीव करने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, जिसका मेंटल लेवल लेवल ज़्यादा है वो उस टारगेट उसको इजीली अचीव कर सकता है, लेकिन जिसका मेंटल लेवल कम है वो उस टारगेट तक पहुंचने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करता है। बाई चांस हो सकता है वो पहुंच भी जाए, लेकिन क्योंकि क्लास में एक ही लेवल के स्टूडेंट नहीं होते, इसलिए सभी स्टूडेंट को एक ही तरह से ट्रीट किया जा सकता। सभी स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पे भी नहीं आ सकते। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के माहौल से हमारे आसपास हमारे रिलेटिव में इस तरह का एक माहौल बन चुका है कि आपस में मिलने जुलने के टाइम पर सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस की जाती है वो बच्चों के स्कूल के बारे में, बच्चों के टेस्ट के बारे में, बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी किया जाता है, और वहीं पर वो कंपेयर भी करने लगते हैं कि आपका बच्चा तो इस तरह से पढ़ रहा है और फलाना का बच्चा उस तरह से पढ़ रहा है, जबकि वो लोग बिल्कुल ही इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि इस बच्चे का मेंटल लेवल हो सकता है इस तरह का हो और उस बच्चे का मेंटल लेवल इस तरह का हो। दोनों सेम टारगेट को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मेंटल लेवल अलग अलग है तो ये इजीली कर लेगा और ये हार्डली या फिर ना कर पाए। लेकिन एग्जाम्पल हमेशा यही बच्चा होता है जहाँ पर भी आप डिस्कस करें। आपने भी कई बार फील किया होगा, कहीं आप रिलेटिव में जाते हैं तो सबसे पहले यही चीज़ें बात होने लगती है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इस स्टूडेंट पर चारों तरफ से एक मेंटल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मेंटल प्रेशर किस चीज़ का, कि मेरी तो परफॉर्मेंस मैं तो पढ़ने नहीं ठीक हूँ, क्यों, क्योंकि क्लास में मेरे को टीचर भी कई बार बोल चुका है कि तू पढ़ता नहीं। घर पे आता हूँ तो मम्मी पापा भी मेरे पर गुस्सा करते हैं कि तू पढ़ता नहीं, जबकि मैं पढ़ रहा हूँ। रिलेटिव में किसी से मिलता हूँ तो वो कंपेरिजन करके बताते हैं कि उनका बच्चा इस तरह से पढ़ाई करके ये मुकाम हासिल कर चुका है, आपका बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है। इससे यूथ में, बच्चों में इससे एक अलग तरह का स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, एक बड़े प्रेशर के अंदर वो आ जाते हैं और उनका नॉर्मली सोसाइटी में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस तरह के स्टूडेंट जो इस तरह के पीयर प्रेशर में, पीयर प्रेशर का मतलब होता है रिलेटिव का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, कजिन का प्रेशर और दूर के रिश्तेदारों का प्रेशर, वो वाले रिश्तेदार जो कभी भी आपका हालचाल पूछने के लिए फ़ोन नहीं करते, आपके पेरेंट्स का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन नहीं करते, लेकिन उनका फ़ोन तब ज़रूर आता है जब आपका रिजल्ट आज या कल में क्लियर होने वाला हो या फिर हो चुका हो। ठीक है, तो उससे डेवलप होता है एक पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर से बच्चे स्ट्रेस में आते हैं, बच्चों का प्रेशर इंक्रीज होता है, सोसाइटी में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हर तरफ से वही ताने सुनने को मिलते हैं। ऐसे बच्चे चांसेस हैं कि वो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए
किसी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आ जाए जो उनको ड्रग्स का लालच दे दे कि स्ट्रेस कम करना है तो ये यूज कर, एल्कोहल का लालच दे दे कि स्ट्रेस कम करना है, रिलैक्स करना है तो ये यूज कर, और धीरे धीरे वो स्ट्रेस से बचने के लिए पता ही नहीं चलता कि कब उस ड्रग्स का इफेक्ट हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि टाइम पर स्टूडेंट की काउंसलिंग क्लास के लेवल पर टीचर को, स्कूल के लेवल पर प्रिंसिपल, चेयरमैन, इन सभी को मोटिवेशन देकर काउंसलिंग करते रहना चाहिए, ताकि उन पर इस तरह का एक अनड्यूटी प्रेशर, बिना बात का प्रेशर जनरेट ना हो। उनको समझाना चाहिए कि हाँ तुम इस चीज में परफेक्ट हो, तुम ये चीज कर लो, तुम इस चीज में परफेक्ट हो, ये चीज। एक पॉजिटिव काउंसलिंग की जरूरत होती है, जिसके स्कूलों में, रिलेटिव में या घर में आजकल बहुत कमी हो गई है, जिससे कि बच्चे घबराने लगे हैं, फालतू का स्ट्रेस लेने लगे हैं और ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि काउंसलिंग हो। ठीक है, आप लोग सहमत होंगे इस बात से, क्योंकि कई लोगों ने ये भी किया है कई जगह पर। आप किसी रिलेटिव फंक्शन में गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने, खाने पीने का सामान, और आप अभी प्लेट लेके तैयारी करने लगे खाने की, दूर के अंकल आ गए, वो आपसे पूछने लगे पढ़ाई का क्या, इतनी परसेंट आई, बहुत कम है, तो ये सब्जेक्ट कैसे चलाएगा, तो फेल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और आपकी जो खाने की भूख थी वो सारी वो वहीं पे खत्म कर देगा। ठीक है, इसलिए पेरेंट्स को भी समझना है, टीचर्स को भी समझना पड़ेगा और फ्रेंड्स को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स का रोल बहुत बड़ा, बहुत अहम होता है। जिस तरह के फ्रेंड्स होते हैं कि मान लीजिए 3 फ्रेंड्स, मैंने 2 फ्रेंड्स बना रखे, एक तो यूँ कह रहा है कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट एग्जाम फिर से हो जाए, दूसरा कह रहा है अरे यार तेरे साथ तो बहुत गलत हो गया, तेरे टेंशन हो रही है, तो चल फिर कोई दवाई दिलवा के लाता। तो दोनों तरह के फ्रेंड हैं, आपको समझना पड़ेगा आपको किस फ्रेंड से मोटिवेट होना है। घर में भी पेरेंट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। पेरेंट्स जैसे मम्मी या पापा, दादा दादी, किसी में गार्जियन में से कोई ऐसा है जो हर एक बात परफॉर्मेंस को शेयर करके आपके ऊपर चिल्लाता है, और एक ऐसा गार्जियन है जो कि आपको मोटिवेट करता है कि इस बार हमारे नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो, उससे नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है। हर बार ये केवल 12th के बच्चे ही तो पढ़ते हैं और 99, 98, 100 ये सब स्कोर करते हैं, तो उनकी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आज हम अगर समझने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन हो, बीमारी चल रही हो, आप लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप 80% वर्क तो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 20% वर्क जो लर्निंग का, रिविजन का, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का है, वो हमारे पास आगे बहुत टाइम आने वाला है एग्जाम से पहले, पूरे सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज कर देंगे। इसलिए आप सिलेबस से आपको घबराने की जरूरत नहीं, एक तो इस तरह से मोटिवेट करें। ठीक है, और वास्तविकता तो यही है, मैं भी आपको यही कहता हूँ कि आप रिटर्न वर्क कंप्लीट रखें, जितना आपसे हो रहा है वो कंप्लीट रखें। कल को अगर लेट भी स्कूल खुल गए तो सारा सिलेबस में रिवाइज कर दूंगा, तो मैं आपको पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहा हूँ। या फिर आपको इस तरह से मोटिवेट करूँ कि देखो 16 में से 4 चैप्टर तो हट गए, बचे 12। ठीक है, 12 में से अब बचे हैं 3 से 4 चैप्टर, मतलब 2 तो कंप्लीट हो गए। कब हो गई पता ही नहीं, तूने तो इसके नोट्स ही नहीं बनाए, तुझे कैसे याद होगा। कल को स्कूल में खुल गई तो नोट्स बनाएगा या उसको समझेगा, फिर से तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो एग्जाम में फेल हो जाएगा। तेरे लिए तो ये साल बेकार गया, तेरे लिए सारा मनी का एक्सपेंस भी खराब गया। आप दूसरे साइड का जो तरीका मैंने बताया है उससे आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, और उससे आप ज़्यादा जल्दी सोचेंगे कि इस स्ट्रेस को कम कैसे किया जाए। चलो दोस्त से मिलके आता हूँ, वो दोस्त कहेगा आ जाओ तेरा स्ट्रेस कम करके लाता हूँ, वो तीसरे दोस्त से मिलवाएगा, और वो दोस्त कहेगा कि मैंने भी इस समय में ऐसा जब स्ट्रेस चल रहा था तो मैंने ये चीज़ की, बड़ा एक बार लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ के लिए आपको मोटिवेट बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं आपको फर्स्ट
वाला तरीका अपनाने को कहूँगा कि कोई बात नहीं, आप नोट बनाते हुए चल रहे हैं तो अच्छी बात है। बाद में मुझे समझ होता है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से रिवाइज करवा दूँगा, 2-3 बार रिवाइज करवा दूँगा। अगर जब आप नोट्स वगैरह की अपना काम आप करते चलो, मेरा काम मैं कर दूँगा, और लास्ट में एग्जाम देने से पहले आप इतने कॉन्फिडेंट जरूर रहोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा असर मेरे ऊपर नहीं पड़ा है, क्योंकि मैंने रिवाइज तो कर ही लिया है। तुम्हें भी यही करता, अब सर रिवाइज तो करवाई देंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, बारे में मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझे? इस तरह से तो आप पॉजिटिवली होकर उसके बारे में सोचेंगे कि आप सभी यूथ हैं, यूथ इंडिया की पावर है, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ रहता है, आपसे ही होप है, फ्यूचर में देश को भी आपको संभालना है। तो आप ये अगर ऐसी हिम्मत हारे कि देश पक्का होगा, इसलिए आपको जरूरी है मोटिवेटेड रहने की। सिलेबस के बारे में बता दूँ, ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया और नोट में आपको सेंड कर दूंगा। एक रफ आइडिया सिलेबस के बारे में बता देता हूँ, जो सिलेबस एडिटिंग हुई है उसके बारे में, ठीक है। हमारे सिलेबस में है 16 चैप्टर, ओके। इनमें से पहला चैप्टर जो सिलेबस मॉडिफिकेशन आया सीबीएसई का, उसमें से पहले चैप्टर का पहला पार्ट जो है ना, ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हटाया गया है, बाकी सारा यूपीयू है। तो आपको ये पूरा ही चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि थोड़े तो क्यों छोड़ते हो, थोड़ा लिंक भी है सेक्सुअल से, तो आप पहला चैप्टर पूरा ही करें, ठीक है। बाई चांस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कोई छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, आपने अच्छे से साइंस में पढ़ा है तो है। दूसरा चैप्टर खुला है, तीसरा खुला है, चौथा भी खुला है, फिफ्थ चैप्टर भी कंप्लीट आ रहा है, सिक्स्थ भी कंप्लीट आ रहा है, सिंगल चैप्टर इवोल्यूशन वाला है जो डिलीट हो गए, ठीक है। एक चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है, चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये हो गया कंप्लीट। 9th चैप्टर डिलीट हो गया। 10th चैप्टर आएगा तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, वो 10th पढ़ेंगे। 11th आएगा, 12th आएगा, 13 आएगा, 14th चैप्टर डिलीट, 15 आएगा, 16th चैप्टर डिलीट। अब इनमें से एक आध कोई टॉपिक ऐसे हैं जो सिलेबस में हो भी सकते हैं, वो मैं करवाऊंगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लें। ये तो है सीबीएसई का जो नोटिफिकेशन आया 30% सिलेबस रिटेन, ठीक है। उसके बाद हमने कौन से पढ़े, ठीक है। तो हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिलीट हो गया तो ये हो गया, 8, 9 डिलीट हो गया तो ये हो गया, 10 बचा हुआ है रिमेनिंग, 11 हो गया, 12 हो गया, ये बचा हुआ है रिमेनिंग 13, और ये बचा हुआ है रिमेनिंग, और ये डिलीट हो गया। तो कुल मिलाकर सिलेबस में नए मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग अब हमारे बचते हैं 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 15, जो कि इंडियन पेपर में कंप्लीट हो जाएंगे। 1 महीना लगा, 1.5 महीना लगा, और उसके बाद हम सारा रिवाइज करेंगे। तो बाय का सिलेबस के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ रहे हैं, हमने नोट्स बना लिए हैं, हम पढ़ रहे हैं, और जब मैं रिवाइज करवाऊंगा तो रिवीजन में हर एक वीडियो लेक्चर जो मैंने आपको दिए हैं उन सभी पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा कि कोई भी टॉपिक अनटच ना रहे, समझे। तो आप ये देख लें कि मेनली तो अब 3 ही चैप्टर होते हैं, बाकी आपका सिलेबस हो जाएगा 3 चैप्टर के बाद। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, पूरे नोट्स में आपको कलेक्ट कर दूंगा, प्लस आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी है, ये ध्यान रखें। और वीडियो में जो कुछ ड्रग्स की केमिकल स्ट्रक्चर देखिए तो वो भी आपको बनाना है, प्लांट का जो पिक्चर देखी है वो भी आपको बनानी है, सारे नोट्स में इंक्लूड जरूर करें।
ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगला माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू।